हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के चैप्टर से एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पिछले लेक्चर में मैं आपको थर्मल पावर प्लांट पढ़ा चुका था। इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक पावर प्लांट और इस पर आने वाले 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से ध्यान में रखना है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि हम कैसे थ्योरी से वहीं पर पढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर में कम से कम मैं आपको 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा और यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछले बार के लेक्चर के जैसे ही मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं और फिर हम उन एलिमेंट्स पर आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि किन किन एलिमेंट्स पर क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पिछले वीडियो में इस पर्टिकुलर चीज को यदि आप देखेंगे तो ये पिछले वीडियो से सिमिलर लगेगी, लेकिन सिर्फ फर्क इस चीज का है कि यहाँ पर कुछ और बना हुआ था और यही डिफरेंस होता है थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो मैं पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ कूलिंग टावर पे क्या क्वेश्चन आएंगे, कंडेंसर पर क्या क्वेश्चन आएंगे, टरबाइन पर और जनरेटर पे। इन सभी के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये सेम एलिमेंट रहते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं कि एटॉमिक पावर रिएक्टर जो होते हैं उनकी वर्किंग कैसी होती है, कैसे हम बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कोल्ड वाटर यहां से इस चैम्बर में लिया जाता है जिसे कंडेंसर कहते हैं। इस कंडेंसर से ये कोल्ड वाटर यहां पर जाता है जिसे हम अब एक नया नाम देंगे और वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। यहाँ पर आप ये ब्लैक कलर से देख सकते हैं, ये रॉड जो है इस चैम्बर से आ रही है। यहाँ पर ये जो रेड कलर है, ये पानी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है यहाँ पर कि इस तरीके से पानी ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पर एंटर होता है जब वो वाटर रहता है और एग्जिट करता है तो वो स्टीम बन जाता है, क्योंकि इस चैम्बर में कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर उसे एक्सचेंज किया जाता है। इसीलिए इस डिवाइस को हीट एक्सचेंजर कहते हैं। बाद में मैं आपको वर्किंग समझाने के बाद में फिर मैं आपको एलिमेंट पे क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये हीट एक्सचेंजर है। एक्चुअल में यहाँ पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात, ये क्या चीज है, यही मेन यूनिट होती है पावर प्लांट की, यानी कि एटॉमिक पावर रिएक्टर्स या पावर प्लांट की। ये मेन यूनिट को कहा जाता है कोर। इस कोर यूनिट यानी इस पूरे चैम्बर को वैसे हम रिएक्टर कह सकते हैं। इस रिएक्टर में ये जो कोर चैम्बर रहता है, इस कोर चैम्बर में ये ब्लैक कलर से आप जो रॉड देख रहे हैं, इन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। मॉडरेटर को हिंदी में यदि हम कहें तो संतुलित करने वाली रॉड। क्या संतुलित करेगी, अभी हम बात करेंगे। दूसरी बात आती है, ये रेड कलर के डॉट से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कहा जाता है फ्यूल रॉड और ये होती है बेसिकली यूरेनियम की। यहाँ पर एक्चुअल में हीट जनरेट होती है। मैं एक एक चीज को लेते हुए, एक एक एलिमेंट को समझाते हुए कैसे हीट रिलीज होती है ये भी आपको समझाऊंगा। देखिए, यहां से हीट रिलीज हुई, ये स्टीम आगे की तरफ बढ़ी और इसने टरबाइन को घुमाया। टरबाइन पे पिछली बार क्वेश्चन में बता चुका हूं, टरबाइन जब घूमेगा तो उससे घूमेगा जनरेटर। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जो नए व्यूअर्स हैं। यहाँ पर हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेट कर रहा है ये हीट। कैसे जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे, टरबाइन घूमने पर। ये दोनों कपल्ड रहते हैं। टरबाइन के घूमने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी और ये पहुंच गई पावर ग्रिड में और फिर हमारे घरों में।
तो इस प्रकार से ये पूरा लेआउट मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे एटॉमिक पावर रिएक्टर के ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो इसके प्रिंसिपल यानी वर्किंग प्रिंसिपल पे बनेगा कि आखिर हम एटॉमिक पावर रिएक्टर्स का या फिर परमाणु जो संयंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इस प्रकार के प्लांट्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या मुख्य रूप से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन आएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस प्रकार ऊर्जा को बदला जाता है, या किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा रसायन ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से क्लियर बता देता हूं। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, यहाँ पर यूरेनियम से रासायनिक क्रिया करवा रहे हैं और उससे फिर हीट प्रोड्यूस करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। मतलब कि एटॉमिक पावर रिएक्टर करते हैं रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा अब मैं बताता हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा विमुक्त कहां होती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि विमुक्त यानी कि रिलीज कहां पर हुई, किस जगह पर पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट रिलीज कहां पर होती है। तो इसका सही आंसर आएगा कोर में। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि इस यूरेनियम की रॉड में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। यानी कि कैसे होंगे अभी मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। यूरेनियम में यहाँ पर चेन रूल, एक प्रकार से चेन रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ हीट रिलीज हो रही है कोर में। तो आंसर क्या हो गया, कोर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा कहां विमुक्त होती है, आंसर आएगा कोर में, आंसर कोर आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है न्यूक्लियर प्लांट में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है। प्रश्न क्या है, न्यूक्लियर प्लांट में कौन सी प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन देखते चले जाना है। तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है विखंडन, हिंदी में कह रहा हूं विखंडन, और इंग्लिश में यदि हम कहेंगे तो यहां पर हो रहा है न्यूक्लियाई फीजन। यहां पर याद रखना न्यूक्लियाई फीजन यानी कि न्यूट्रॉन फीजन भी आप कह सकते हैं। यहां पर फीजन प्रक्रिया हो रही है, यहां पर एटम्स जो हो रहे हैं वो टूट रहे हैं और न्यूट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको अगले प्रश्न का आंसर बता दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है न्यूक्लियर प्लांट में रासायनिक क्रिया को नियंत्रित यानी मॉडरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियर प्लांट में रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सा या किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके 3 आंसर आएंगे। पहले आंसर में मैं आपको बता दूं क्या आएगा। पहला इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, याद रखना है। पहला आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। दूसरा, ये मॉडरेटर, इसकी बात हो रही है, ये रहा मॉडरेटर। ये काली काली जो रॉड होती है, इस पर क्वेश्चन आता है कि ये रॉड किन किन पदार्थ की बनी होती है। तो ये मॉडरेट करती है, अभी प्रिंसिपल समझा दूंगा। ग्रेफाइट पहली चीज इस्तेमाल की जाती है। दूसरी चीज होती है भारी जल, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम हैवी वाटर। तीसरी जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो है सामान्य जल। सामान्य जल यानी कि नॉर्मल वाटर, जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या सीखा, समझा, ग्रेफाइट, भारी जल और सामान्य जल, ये 3 चीजें इस्तेमाल होती है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया या जो भी मैंने अभी आपको बताया है, न्यूक्लियर प्लांट में रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित यानी मॉडरेट करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी सामान्य जल, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सभी। और यदि इनमें से कोई एक दिखे और सभी कोई चीजें अलग दिखे तो फिर आप इनमें से कोई एक आंसर लगाइएगा जब चीजें अलग अलग हो। कॉमन सेंस की बात है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये ग्रेफाइट, भारी जल और सामान्य जल यहाँ पर कर क्या रहा है, इसे मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर बेसिकली एक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ रासायनिक प्रक्रिया क्या हो रही है, आणविक विखंडन, यानी कि यहाँ पर फ्यूजन की जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसी होती है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए
यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि एक, मान के चलिए एक न्यूट्रॉन है और यहां पर ये एक अणु है। ये न्यूट्रॉन जाकर के इस अणु पर जब टकराता है तो टकराने पर ये इसे दो भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। और इस प्रकार से यहां पर फिर जो है ये दो भागों में बढ़ जाने पर कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। यानी पहले ये एक न्यूट्रॉन था, अब यहां पर कहीं ना कहीं 3 या 4 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 3 या 4 न्यूट्रॉन बन जाएंगे और फिर ये जो न्यूट्रॉन है ये फिर किसी परमाणु से टकराएंगे और फिर ये नए न्यूट्रॉन बनाएंगे। इस प्रकार से ये चेन रूल यानी एक चेन रिएक्शन चलती चली जाती है जो कि यहां पर होती है। और इसीलिए ध्यान से समझना है कि यहां पर इस चेन रिएक्शन को, क्योंकि ये एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी और इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये इसे कहीं ना कहीं मेल्ट कर देगी, गला देगी इस मेटल को जिसके अंदर ये कोर है। तो इसे हमें कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा और उस प्रक्रिया को रोकने की यानी कि इन न्यूट्रॉन को और ज्यादा ना बनने देने की जो स्थिति होती है वो हम मॉडरेट से करते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया, संतुलक, यानी कि ये इन और जो न्यूट्रॉन बन रहे हैं इन्हें और ज्यादा बनने नहीं देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रेफाइट में क्षमता होती है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको भारी जल बताया था यानी हेवी वाटर, वो भी न्यूट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस प्रकार से ये क्रिया जो होती है ये संतुलित हो जाती है। इसी का दूसरा एक पहलू भी मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर हम जो कर रहे हैं वही चीज न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं उनमें भी वही होती है, लेकिन वहां पर चेन रिएक्शन को रोका नहीं जाता। इसीलिए वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं भयानक और विध्वंसकारी हो जाते हैं। जबकि यहां पर ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, इसीलिए हम इससे कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड प्रोसेस को से हम इसको अपने आउटपुट में, जो कि हमारे काम का आउटपुट है बिजली बनाना, इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि इस चेन रिएक्शन को रोका नहीं जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं इनके जहां पर भी प्लांट लगते हैं वहां इनके ऊपर विरोध होता है। क्यों होता है? कारण यही है कि ये जो चेन रिएक्शन है यदि ये किसी गड़बड़ की वजह से रुकी नहीं तो ये पूरा प्लांट जो है वो एक बहुत यहाँ पर बड़ा एक विस्फोट हो सकता है और बहुत जो है वो जान माल की हानि हो सकती है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि कैसे चेन रिएक्शन हो रहा है। चेन रिएक्शन हो रहा है, एक न्यूट्रॉन एटम पे लगता है और बहुत सारे न्यूट्रॉन क्रिएट करता है, फिर वो न्यूट्रॉन जाकर के दूसरे एटम पे लगते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन क्रिएट करते हैं। इस प्रकार से न्यूट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं। आप बोलेंगे हीट कहां से आई? तो ध्यान से समझिए, जब ये न्यूट्रॉन एक एटम पर लगता है और दूसरे न्यूट्रॉन क्रिएट करता है तो इस प्रोसेस में कुछ हीट भी रिलीज होती है और वही हीट जो रिलीज हो रही है वो इस रास्ते के द्वारा इस रॉड को, आप इसे रॉड समझ लीजिए कि इस पाथ को या इस रॉड को गर्म कर रही है, जिससे कि यहां पर ये जो पानी आ रहा है, जल आ रहा है, वाटर आ रहा है, ये जो है गर्म होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो है यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। और दूसरी चीज, कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि इस चेन रिएक्शन को कवर करेंगे, फिर से बता देता हूं। ग्रेफाइट, दूसरा है भारी जल और तीसरा है सामान्य जल। अब क्वेश्चन दूसरा जो बनेगा, अगला जो बनेगा यहाँ पर देखना है वो इसी पर बनेगा कि ग्रेफाइट तो हम समझ गए, लेकिन ये भारी जल क्या है। तो अगला प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि भारी जल क्या होता है। ध्यान से समझना, भारी जल क्या होता है। तो ध्यान से समझें, इसका आंसर मैं बता देता हूं। भारी जल का मतलब हो जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका ये सही आंसर आएगा। क्या आएगा? भारी जल का मतलब क्या हो गया? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सीधा आपको यहाँ पर प्रश्न आएगा भारी जल क्या होता है और ऑप्शंस में एक जगह दिख जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि भारी जल को ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, हेवी वाटर कहते हैं। अब इसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, वही मैं बता रहा हूं कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है उसे किस तरीके से दर्शाते हैं, इनमें से किस तरीके से दर्शाएंगे। तो इसका रासायनिक स्वरूप जो होता है दर्शाने का वो होता है D2O, ऐसे इसे दर्शाते हैं। और या फिर इसे इस तरीके से भी दर्शाते हैं कि H2O के ऊपर यहां पर 2 लगा होता है।
ध्यान से समझना, मैं फिर से यहाँ पर साफ तरीके से लिख देता हूं। क्या होगा यहाँ पर H2O वैसा का वैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर H की इस जगह पर एक 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से या तो D2O से दर्शाएंगे या तो फिर 2H2O से दर्शाएंगे ड्यूटेरियम को। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ड्यूटेरियम किसका रासायनिक समस्थानिक है। ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में कंप्लीट करवा चुका हूं। ये देखिए यहाँ पर रिलेट हो गया है ये। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो ड्यूटेरियम है, ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो ड्यूटेरियम है किसका समस्थानिक है, तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन का। नाम याद रखना है, ड्यूटेरियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न इसका इस पर आएगा, न्यूक्लियर प्लांट में ईंधन के रूप में किस चीज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है, यूरेनियम। यहाँ पर ये फ्यूल रॉड होती है जिससे ही न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। मॉडरेटर तो इस न्यूट्रॉन को कवर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन न्यूट्रॉन निकलेंगे कहां से, तो ईंधन के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यूरेनियम आंसर हो गया। अगला प्रश्न बाजू में देखना है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बाजू में अच्छे से पढ़ना है। तो यूरेनियम ईंधन के तौर पे तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं। किस स्वरूप का आप इस्तेमाल करते हैं, यहां पर आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना है। आंसर होगा U235। इसका आंसर है U235। किसका इस्तेमाल होता है, U235 किसके लिए, यूरेनियम का ये समस्थानिक है और ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के प्राकृतिक समस्थानिक कौन कौन से हैं। अब देखिए, अब आपने कभी एग्जाम में यूरेनियम पर क्वेश्चन देखे हैं, अब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि यूरेनियम पर ही क्यों क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी और भी धातुएं हैं, अलग तत्व हैं, उन पर क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे। तो देखिए, प्रश्न उपयोगिता पे बनते हैं कि जब भी कोई चीज हमारे लाइफ में यानी कि हमारे जिंदगी में कोई चीज उपयोगी है तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारी धातुएं जो है वो उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब यह है, जैसे पारा पे क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि वो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। सिल्वर पे क्यों क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वो धातु जो है वो विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। तो इसी प्रकार से जो हमारी उपयोगिता की चीजें होती है, यूजफुल चीजें होती है, उन पर क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए अब हम यूरेनियम पर आने वाले सारे क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, यूरेनियम के और कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और मैं प्राकृतिक समस्थानिकों की बात कर रहा हूं, तो प्रश्न क्या आएगा, फिर से बोल देता हूं, यूरेनियम के प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। बाजू में देखना है क्वेश्चन। तो पहला तो हो गया U235, मैं बता चुका हूं। एक और होता है U238 और एक और होता है U234। याद रखना, ये मैंने आपको तीनों समस्थानिक बता दिए। 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के, U235, U238 और U234। ये तीनों याद रखना है। अगले प्रश्न पे जाते हैं, बाजू में है, भारत में यूरेनियम प्राप्त होता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफी की तरफ जा रहा हूं, भूगोल की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है हमको। तो यहाँ पर यूरेनियम भारत में कहां कहां प्राप्त होता है, इसका आंसर बता देता हूं। यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अब जो है हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस की आवश्यकता है। सिर्फ ये रहने दूंगा क्योंकि इस पर हमें समझना रहेगा, बाकी ये सब चीजें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि भारत में यूरेनियम कहां कहां प्राप्त होता है। तो इसका पहला आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये प्राप्त होता है जादूगोड़ा जिला सिंहभूम। याद रखना है, मैंने सिंहभूम लिखा है और राज्य आ जाएगा झारखंड। यानी कि जादूगोड़ा स्थान है कौन से जिले में, सिंहभूम में, झारखंड राज्य में, जहां पर यूरेनियम की खानें हैं, यानी कि यूरेनियम वहां से निकाला जाता है। ये पहली जगह हो गई। दूसरी जो जगह है उसका आंसर है तुन्नाला माले, आंध्र प्रदेश। तो
पहली जगह हो गई झारखंड में और दूसरी जगह हो गई आंध्र प्रदेश में। भारत में 2 जगह प्रमुख रूप से यूरेनियम मिलता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो यूरेनियम पर ही है कि यूरेनियम कारपोरेशन, बाजू में क्वेश्चन देखना है, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर होगा जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। आंसर बता दिया, जादूगोड़ा झारखंड में। अगला प्रश्न फिर यूरेनियम पर ही है। एक शब्द आता है यूरेनियम पर, यहां पर लिख के बता रहा हूं, प्रश्न में भी दिख जाएगा, येलो केक से क्या प्राप्त होता है? एक शब्द है येलो केक से क्या प्राप्त होता है, बाजू में प्रश्न दिख गया होगा। येलो केक से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, जब हम यूरेनियम को हम फिनिश करते हैं, यानी कि जब हम इसको रॉ मटेरियल से, अयस्क से इसको हम फिनिश्ड गुड में बदलते हैं, तो यूरेनियम जो होता है एक प्रकार के पीले कलर के पाउडर में प्राप्त होता है, और उस पीले कलर के पाउडर को ही येलो केक कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा यूरेनियम, यानी कि येलो केक जो होता है वो यूरेनियम का एक स्वरूप होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अभी बताए हैं, और अगले प्रश्न को अब हम बात करते हैं। तो यहां पर तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये बनेगा कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? बाजू में क्वेश्चन देखना है। सब यूरेनियम पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में या आने की संभावना रहेगी, मैं आपको बता देता हूं। ये सभी मैं फिर से आपको बता दूं कि हम रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस जगह से ही बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला मैंने? विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। याद रखना, कजाकिस्तान। मैं लिख भी देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑलमोस्ट विश्व का 42% जो यूरेनियम आता है वो कजाकिस्तान से आता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में प्राप्त सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा ईंधन कौन सा है? भारत में, फिर से क्वेश्चन देखना है कि भारत में जो प्राप्त होने वाला सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा ईंधन है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा, फिर से आंसर यहां पर देखना है, थोरियम। उसे क्या कहते हैं? थोरियम। भारत जो है विश्व में 4थे नंबर का उत्पादक देश है थोरियम का। तो ध्यान से समझिए, कुछ पावर प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ पावर प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ अल्टरनेट, यानी कि यदि आप यूरेनियम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो थोरियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल उसमें अलग चीजें होती हैं, लेकिन आपको आंसर थोरियम आ सकता है। भारत में अधिक मात्रा में जो निकलने वाला परमाणु ऊर्जा ईंधन है वो थोरियम है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बाजू में देखना है वो है कि थोरियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? प्रश्न क्या है? थोरियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। मोनाजाइट अयस्क होता है जिससे कि थोरियम प्राप्त होता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, एक शब्द आता है ऊर्जा घनत्व क्या होता है, या ऊर्जा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन यहां पर दिख जाएगा, ऊर्जा घनत्व का एसआई मात्रक अब मैं आपको बता रहा हूं। उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। देखिए, यहां पर यदि हम ये कहें कि हम एक घन मीटर यदि हम आयतन लेते हैं पेट्रोल का, तो वो जलने पर कितनी ऊर्जा विमुक्त करेगा, या फिर एक घन मीटर यदि हम किसका लेते हैं, क्यूबिक मीटर हम यदि लेते हैं डीजल का, तो वो जलने पर कितनी ऊर्जा विमुक्त करेगा, इसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। कोई भी पदार्थ जलने पर कितनी ऊर्जा विमुक्त करता है उसे उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा ऊर्जा घनत्व का वह होगा जूल प्रति घन मीटर या मीटर क्यूब। इंग्लिश में मैं यदि कहूं तो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये एसआई मात्रक हो गया। इसी का एमकेएस मात्रक भी मैं बता देता हूं। एमकेएस मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, जूल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एमकेएस में, तो जूल का एमकेएस में कन्वर्जन हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर।
और यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने इसको मीटर क्यूब से। देखो जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर, ये मैं आपको कार्य से संबंधित और ऊर्जा संबंधित मात्रकों में बता चुका हूं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, यहाँ जूल से मैंने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे मीटर बचेगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पर आ जाएगा केजी और बटे में बच जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने कैसे किया इसको ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, इसलिए ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये राशियां कट सकती हैं। तो यहाँ पर बची हुई राशि क्या हो गई, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हो गया इसका एम के एस मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक हो गया जूल पर मीटर क्यूब, और एम के एस मात्रक हो गया केजी पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर बनने वाला है, इस मात्रक से। अगला प्रश्न क्या होगा कि ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, बाजू में क्वेश्चन है, ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। अब हम जानते हैं, मैं पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूं, विमीय सूत्र यहां से बनता है, कैसे, एम एल टी फॉर्मूला, एम एल टी। अब एम एल टी में यहां पर इस फॉर्मूले में देखो केजी किसको दर्शाएगा, एम को, तो केजी की जगह मैंने लिख दिया एम, बटा लगा दिया। बटा लगाने के बाद ऐसे लगा देता हूं कि एम ऊपर लिख दिया बटे में, नीचे क्या है मीटर, मीटर किसके लिए होता है एल, यहाँ पर एल लिख दिया। और सेकेंड किसके लिए होता है टी के लिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टी, और एस की पावर 2 है इसलिए टी की पावर 2 लगा दिया। इसको कर दूंगा एम एल -1, बटे की राशि ऊपर जाती है तो माइनस कर देती है, और t -2। तो इस प्रकार से यहां पर ये कन्वर्ट होकर के बदल गया विमीय सूत्र एम एल -1 t -2। ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर -1 t -2। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं विमीय सूत्र से। ये विमीय सूत्र का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि किस ईंधन, आखिरी में एक क्वेश्चन देखना है कि किस ईंधन का ऊर्जा घनत्व सबसे अधिक होता है। अब कंपैरिजन की बात हो रही है, पेट्रोल से जला लीजिए, कोयला जला लीजिए या यूरेनियम जला लीजिए, आंसर इसके दो बनेंगे। यदि तत्वों में अलग अलग पदार्थों में पूछा जाता है और उसमें यदि आपको यूरेनियम दिखता है तो ऊर्जा घनत्व सबसे ज्यादा यूरेनियम का होता है। अब ये इसको मतलब समझिए, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, मान के चलिए कि आपने 1 किलो यूरेनियम को जला करके जितनी ऊर्जा प्राप्त करी है उतनी ही ऊर्जा आपको कम से कम, ध्यान से समझना है, 1 किलो यूरेनियम यदि आपने जलाया है तो आपको 5,500 केजी कोयला जलाना पड़ेगा उतनी ही बिजली बनाने के लिए। ऊर्जा घनत्व किसका ज्यादा हो गया, यूरेनियम का, ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से बहुत कम मात्रा का यूरेनियम लेकर के उतनी ही बिजली बनाई जा सकती है जितना आप हजारों केजी कोयला लेकर के बनाएंगे। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को इफिशियंट माना जाता है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ऊर्जा घनत्व ज्यादा होता है यूरेनियम का। इसका दूसरा आंसर क्या आ सकता है, यदि अलग अलग तत्वों, अलग अलग सेगमेंट्स में पूछा तो फिर यहां पर आंसर आ सकता है इसका कि ऊर्जा घनत्व परमाणु ऊर्जा ईंधन जो होते हैं या परमाणु ईंधन जो होते हैं उनका अधिक होता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला पेट्रोलियम आ जाएगा और परमाणु ईंधन में यूरेनियम थोरियम आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा परमाणु ईंधन, ये बात आप ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जो कि एटॉमिक पावर रिएक्टर के ऊपर आने वाले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपको कंप्लीट करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और कहां पर हैं, इस पर आखिरी हम क्वेश्चन करेंगे और फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं कि भारत में कहां कहां जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिन पे 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक भारत का एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, मानचित्र। तो देखिए ये एक प्रकार से, इसको हमको सिर्फ इस हिसाब से लेना है कि हम लोकेशंस को याद कर सके कि भारत में जो है वे कहां कहां पर लगभग जो है वे हमें प्लांट मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसको हम बड़े सीक्वेंशियल याद करेंगे, बहुत आसानी से अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यदि लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये राजस्थान है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली पे हम बात कर रहे हैं। तो ये राजस्थान में एक जो है
वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रावत भाटा। नाम याद रखना है, रावत भाटा। ये जिला चित्तौड़गढ़ में आता है, याद रखना है, जिला चित्तौड़गढ़। मैंने यहां लिखा है चित्तौड़गढ़, कहां पर, राजस्थान। तो ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया जो हमने पढ़ लिया, रावत भाटा है। रावत भाटा कहां पर है, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। उसी के नीचे अगला जो राज्य आता है वो होता है गुजरात। मैप यदि आपने देखा है तो आप समझ पाएंगे, यहां पर आता है गुजरात। गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार। मैंने क्या लिखा है, काकरापार। काकरापार व्यारा करके जगह है गुजरात में, यहां पर स्थित है व्यारा। व्यारा गुजरात, काकरापार, याद रखना है। ये दूसरा था न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ रहे हैं। तीसरा, उसी के नीचे राज्य देखो, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर नीचे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तारापुर। तारापुर जो है वो कौन से जिले में है, जिला पालपुर, महाराष्ट्र, याद रखना। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिला पालपुर, महाराष्ट्र में। तो ये 3 सीक्वेंस में आ गए। इसके बाद में यहां पर एक और राज्य आता है, बीच में गोवा आता है, गोवा को छोड़ करके कर्नाटक। कर्नाटक में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है कैगा। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहां पर आता है, ये जिला उत्तर कन्नड़। मैंने लिखा है उत्तर कन्नड़, कर्नाटक, यहां लिख देता हूं मैं, कर्नाटका। तो याद रखना है, रावत भाटा राजस्थान में है, उसके बाद में काकरापार गुजरात में है, फिर उसके बाद में तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है। इसके बाद में यहां केरला आता है, केरला के बाद में इस जगह पर तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु में हमें 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे। मैं पहला बता देता हूं आपको, पहला है, ये मैंने लिखा है कूडनकुलम। कूडनकुलम जो है ये आपको पड़ेगा, ये आपको मिलता है तिरुनल वैली। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख जाएगा, तिरुनल वैली, जिला है तिरुनल वैली, तमिलनाडु। और जो दूसरा जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा तमिलनाडु में वो है कलपक्कम। कलपक्कम आपको मिलेगा चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। ये दोनों ही आपको कहां है, मिलेंगे तमिलनाडु में। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और 7वां जो है आपको मिलेगा यहां पर कहीं पर, इसमें उत्तर प्रदेश में। इसका नाम है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये आपको बुलंदशहर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रावत भाटा राजस्थान में मिलेगा, काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, और नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से इस पूरे लेक्चर में मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट से आने वाले लगभग सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मेरी जितनी कोशिश थी उतने सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ गया हूं। कुछ छूटा भी होगा तो आगे हम कंप्लीटली जब इसको और मिसलेनियस में करेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।